गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग जो हमारा चैप्टर चल रहा है 6, उसके अंदर जो हमारा टॉपिक था लास्ट में मूल दाब तक हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी चैप्टर में आता है वो है पादपों में जल का मार्ग। इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले पार्श्वीय प्रवाह। तो पार्श्वीय प्रवाह क्या होगा? जो रूट होती है या जो जड़ होती है उसके मूल रोम द्वारा मूल के जाइलम तक जो जल का प्रवाह होता है उसे ही क्या बोला जाता है? पार्श्वीय प्रवाह। डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग इसमें, भाई जो जड़ के मूल रोम से मूल के जाइलम तक जल का प्रवाह क्या कहलाएगा? पार्श्वीय प्रवाह कहलाता है। क्लियर होगा यहाँ तक? जो जड़ होती है या रूट होती है, रूट का जो मूलरोम है उसके द्वारा जो जल अवशोषण होता है एक तरीके से, और वह जल जो रूट का जाइलम है वहां तक पहुंचे, तो इस क्रिया को हम किस नाम से जानेंगे? पार्श्वीय प्रवाह। जड़ के मूलरोम से मूल के जाइलम तक जल का प्रवाह पार्श्वीय प्रवाह कहलाता है। यदि हम देखें यहाँ पर जल के जो मार्ग होते हैं कितने होते हैं? आगे जल मुख्यतः 3 मार्गों के द्वारा गमन करता है। जल के मार्ग कितने हो जाएंगे हमारे पास? 3। जल मुख्य 3 मार्गों, ये 3 मार्ग द्वारा गमन करता है। अब देखो, यदि इनको एक एक करके हम देखें, जल का जो मार्ग होता है प्लांट में क्या क्या होते हैं? 3 मार्गों से जल पहुंचता है। सबसे पहले हमारे पास आएगा अपलवक या एपोप्लास्ट पथ, ठीक है। दूसरा हमारे पास हो जाएगा सैलवक या सिंप्लास्ट पथ, और तीसरा हमारे पास होता है रसधानीय पथ। ये 3 मार्ग होते हैं जल के प्लांट के अंदर। अब पहले यदि देखें, हम इनको नॉर्मली समझ रहे हैं, सामान्यतः यदि हम इनमें डिफरेंट यदि करना चाहें, अपलवक या एपोप्लास्ट के अंदर जो जल का प्रवाह होता है कोशिका भित्ति की जो सेल होती हैं, कोशिका भित्ति के अंदर जो मृत सेल होती हैं, हम बोले या मृत कोशिकाओं को भी बोल सकते हैं, इनके द्वारा जल का यदि प्रवाह होता है तो क्या कहलाएगा? कोशिका भित्ति के अंदर ये जो जल का प्रवाह है अपलवक कहलाता है। तो हम कह सकते हैं इसमें जल का प्रवाह निर्जीव कोशिका भित्ति, निर्जीव कोशिका भित्ति वाले पार्ट से, यहां सेकंड में जो होगा सेलवक प्लास्ट में प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा, जीवद्रव्य तंतु जिनको बोलते हैं, ठीक है। और रसधानी में किसके द्वारा होगा? जो जीवद्रव्य है अभी जो हमने इसमें पढ़ा है, या रसधानी के द्वारा या रिक्तिका के द्वारा जल का क्या होता है? प्रवाह होता है।
ये तो सामान्य एक तरीके से हमारे पास क्या होगा, जनरली हम इनमें अंतर समझ सकते हैं। अब देखो हमारे पास यदि हम देखें एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट या रसधानीय पथ की यदि हम बात करें, अवपरक या हमारे पास एपोप्लास्ट जो पथ है, इसमें क्या होता है, जल का प्रवाह निर्जीव कोशिकाओं व कोशिका जो भित्ति होती है उसके मध्य स्थित, निर्जीव कोशिकाओं व कोशिका के मध्य स्थित हमारे पास जो रिक्त अवकाश होते हैं, कोशिकाओं के मध्य रिक्त अवकाशों से यदि जल का गमन होता है तो क्या कहलाएगा, अपलवक या एपोप्लास्ट। इसके अंदर जो क्रिया होगी किसके द्वारा होती है, विसरण के द्वारा होती है। और विसरण के द्वारा होती है इस क्रिया के अंदर यदि हम देखें, जो अंतस्त्वचा होती है, रूट के अंदर यदि हम बात करें, अंतस्त्वचा जो जड़ के अंदर होती है वहां पर कैस्पेरियन पट्टिका सुबेरिन से मिलकर बनती है, या सुबेरिन युक्त पदार्थ के द्वारा कैस्पेरियन पट्टिका बनती है, जो जल के लिए क्या हो जाता है, अपारगम्य हो जाता है, एपोप्लास्ट होगा। सैलवक या सिम्प्लास्ट की यदि हम बात करें, जल का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीवद्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा होता है, तो इस पथ को क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट बोलते हैं। और जल का प्रवाह अधिकतम प्रतिरोध वाला इसके अंदर होता है। और यहाँ पर हमने अभी देखा था, इसमें क्या था, विसरण क्रिया, यहाँ कौन सी क्रिया आ जाएगी, प्राशन क्रिया। रसधानीय पथ में क्या होता है, जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का प्रवाह टोनोप्लास्ट या रिक्तिका या रसधानीय हम बोले, इनके द्वारा यदि होता है तो क्या कहलाएगा, ये रसधानीय पथ कहलाता है। अब इसका एक डायग्राम छोटा सा बना करके हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो भाई ये हमारे पास एक डायग्राम है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले भाई जो जीव द्रव्य के अंदर या रिक्तिका में या कोशिका भित्ति में किस प्रकार से होता है। ये हमारे पास क्या है, रिक्तिका।
ये कोशिका भित्ति हो गई। और ये वाला पार्ट मान लीजिए जीव द्रव्य। और यदि यहाँ बात करें, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लाज्मोडेस्माटा, जीव द्रव्य तंतु। और ये हमारे पास टोनोप्लास्ट या रिक्तिका हम जो बोल सकते हैं। ठीक है भाई, ये एक डायग्राम बना हुआ है। अब यहाँ पर हम तीनों ही वे या रास्ते को देखते हैं, क्लियर करते हैं किस प्रकार से होता है। यदि अपप्लवक या एपोप्लास्ट में हमने क्या कहा था, जो निर्जीव कोशिका होती है उनके मध्य अंतर कोशिकीय जो स्थान होता है वहां से यदि गमन होता है तो क्या कहलाएगा, अपप्लवक या एपोप्लास्ट पथ कहलाता है। ये जो अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं इस तरीके से, ये जो वाटर का वेव होगा ये क्या कहलाएगा, एपोप्लास्ट पथ कहलाता है। यहां पर लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा, जो ये इंडिकेट है किसको, एपोप्लास्ट को इंडिकेट करता है ये। ठीक है, ये किसके लिए होगा हमारे पास, एपोप्लास्ट के लिए। ये सिंबल जो है एपोप्लास्ट वे को, इस प्रकार से यदि जल का गमन होता है, इसके अंदर से नहीं गुजरता है, जो अवकाश या अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं ये, इनके मध्य से इस प्रकार से होता हुआ चल जाएगा तो क्या कहलाएगा, अपप्लवक या एपोप्लास्ट कहलाता है। दूसरा हमारे पास है सिम्प्लास्ट पथ, अर्थात सिम्प्लास्ट पथ में हमने क्या पढ़ा था, प्लाज्मोडेस्माटा। यदि इस भाग से जल का गमन होता है ऐसे एरो के रूप में, तो ये जो इस तरीके से गमन आपको वाटर का दिखाई देगा, क्रॉसिंग करेगा इसमें, ये किसके लिए होगा, सिम्प्लास्ट पथ। बच गया कौन सा हमारे पास, रसधानीय पथ। अब जो रसधानीय पथ होता है वो क्या होता है हमारे पास, ये डॉट डॉट चलता है तुम्हारे पास इस तरीके से, तो इस प्रकार का जो सिंबल है वो किसको इंडिकेट करेगा, रसधानीय पथ को। ठीक है, इस प्रकार से पादपों में जल का जो प्रवाह या जल का जो मार्ग होता है वो संपन्न होते हैं। पादप कोशिका में जल संचरण के प्रमुख 3 मार्ग होते हैं। यहाँ पर हम प्लांट के अंदर जो वाटर वे है उनको पढ़ रहे हैं, जो 3 प्रकार के हमारे पास थे। सबसे पहला था अपप्लवक या एपोप्लास्ट, दूसरा हमारे पास आ रहा है सहलवक या सिम्प्लास्ट, तीसरा हमारे पास था रसधानी पथ। और इन तीनों को एक एक करके हमने अभी पढ़ा है। और फिर देखते हैं अपप्लवक के अंदर जो जल का प्रवाह होगा, जो निर्जीव कोशिकाएं होती हैं उनके मध्य अंतर कोशिकीय स्थान से यदि जल का प्रवाह होता है तो क्या कहलाएगा, एपोप्लास्ट पथ कहलाता है। अब जो हमारे पास एपोप्लास्ट है, एपोप्लास्ट ये जो जल का गमन है, यू आकार में जो इंडिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये किसको रोटेट, सॉरी ये इंडिकेशन है जो किसको चिन्हित कर रहा है, एपोप्लास्ट पथ को। दूसरा है सहलवक या सिम्प्लास्ट, यहाँ पर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो वाटर या जल का गमन होता है वो किनके द्वारा होगा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। जो एरो का निशान है इसको क्रॉसिंग करके आगे जाएगा, जो ये प्लाज्मोडेस्माटा है, जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा यहाँ पर जल का मार्ग या प्रवाह है। तो ये जो एरो का निशान है ये कौन से पथ को चिन्हित कर रहा है, सिम्प्लास्ट को। बच गया रसदानी पथ। जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या होता है, जल का प्रवाह, जो टोनोप्लास्ट या रिक्तिका है, जो डॉट डॉट इंडिकेशन हमारे पास आ रहा है वो कौन से पथ को रोटेट कर रहा है, सॉरी चिन्हित कर रहा है, रसधानी पथ को। इस प्रकार से पादपों में ये
जल के मुख्य 3 मार्ग होते हैं। और यहाँ पर यदि देखें हम लोग तो इस रसधानीय पथ जो हमारे पास है, यहाँ पर एनर्जी या ऊर्जा की नीडेड या आवश्यकता होती है। बट यहाँ जो एपोप्लास्ट है इसमें कौन सी क्रिया होगी? विसरण। यहाँ कौन सी होती है? परासरण। और यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आपने लास्ट क्लासों में ये पढ़ा था भाई, विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है। जो वाटर रिलेशन प्रीवियस चैप्टर था हमारा 5th प्लांट वाटर रिलेशन, उसके अंदर हम इन सब चीजों को क्लियर कर चुके हैं। जैसे विसरण में एक बार फिर बता देता हूँ, पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गमन होता है वह क्रिया क्या कहलाती है? विसरण। दूसरा है परासरण। परासरण भी एक प्रकार का क्या था हमारे पास? विसरण ही था। बट यहाँ परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से और निम्न सांद्रता की ओर क्या करना? गमन करना, क्या कहलाएगा? परासरण कहलाता है। और रसधानीय पथ में एनर्जी या ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इस प्रकार से पादपों के अंदर जो जल का मार्ग होता है उनको समझा जाता है। ये डायग्राम आप एक बार फिर से देख लें। यहाँ हमारे पास ये जो है रिक्तिका, कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य। अब यहाँ पर प्रत्येक यदि हम देखें इनके अंदर, अब जो कोशिका भित्ति है बाहर की ओर, जीवद्रव्य भरा होगा, ये टोनोप्लास्ट हम बोलते हैं। अब रिक्तिका से होगा तो किस में आ रहा है? रसधानीय पथ के अंदर। यदि सैलवक या सिंप्लास्ट है तो क्या होगा हमारे पास? प्लाज्मोडेस्मेटा वाले भाग से। अपलवक या एपोप्लास्ट है तो जो रिक्त स्थान या अंतराकोशीय स्थान होता है उससे जल का गमन होगा तो क्या होगा? अपलवक या एपोप्लास्ट होता है। ये पादपों में मुख्यतः जल के क्या पाए जाते हैं? मार्ग होते हैं जिनके द्वारा पादपों में जल क्या करता है? गमन करता है।